हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आपका वर्दी पहनने का सपना पूरा होगा। यूपी में जल्दी ही एग्जाम होने वाला है, आपका री एग्जाम होगा दोबारा से। उसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। सभी वीडियो बढ़िया तरीके से आप देख रहे हैं। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखें और अपना सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा कर सके। तो जैसे कि पता है, हमारी जीएस की जीके की सीरीज चल रही है। इसमें आज हमारी थर्ड क्लास है। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। हिंदी नवीन सर ने संभाल रखी है, जो आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये विकास सर ने संभाल रखी है, और आपका स्टैटिक्स जीके जो है वो जतिन सर ने बढ़िया तरीके से संभाल रखी है। तो बस आपको उनको मोटिवेशन देना है। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट जरूर किया करिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कमेंट जरूर करो, क्या करो, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चे क्या चाहते हैं। ठीक है, बच्चों को कैसे कैसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, या कैसे क्वेश्चन वो और चाह रहे हैं अकेडमी से। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पता है, मैं मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है वो आपका 1919 में प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व जब युद्ध हुआ था, उसके बाद मुसलमानों ने अपना एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, इसके बारे में भी देख लीजिए। वीडियो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ, ताकि आप बाद में भी इसको अच्छे से पढ़ सकें। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार के खिलाफ मुसलमानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधुओं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों नाम आपसे हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसने शुरुआत करी थी? अली बंधु, मौलाना अब्दुल मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दो भाई थे। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। किसने? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के द्वारा किया गया था। 1920 के मध्य तक खिलाफत आंदोलन नेताओं में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। 1920 में आया था गांधी जी का असहयोग आंदोलन, उसमें भी ये खिलाफत आंदोलन के जो मुसलमान थे वो साथ में जुड़ गए थे, जो नेता थे। होम रूल आंदोलन, इसका उद्देश्य सब शासन स्थापित करना था। होम रूल, कुछ आंदोलन और बता देती हूँ साथ में, जो आपके इम्पोर्टेंट है। होम रूल आंदोलन जो था वो, उसका जो लक्ष्य था वो क्या था? सब शासन स्थापित करना। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में आंदोलन शुरू किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था तिलक का आंदोलन? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बेलगांव से। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए, इस पीडीएफ में जो भी आपको मिलेगा वो सारा इंपॉर्टेंट मिलेगा, और सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास से अपना आंदोलन स्टार्ट किया था। तिलक और एनी बेसेंट के जो आंदोलन थे उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस था, कि इनका जो तिलक का आंदोलन था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ही सीमित था, जबकि एनी बेसेंट का जो आंदोलन था देश के अलग अलग राज्यों में फैला। असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन की गांधी जी द्वारा सितंबर को 1920 में फरवरी से 1922 तक चला था। 1922 में चोरा चोरी कांड होने की वजह से यूपी में ये आंदोलन यहीं पे खत्म हो गया था। ठीक है, 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार असहयोग आंदोलन की शुरुआत एक प्रमुख कारण था, इसको स्टार्ट करना। 4 फरवरी 1922 को ये खत्म हो गया था। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड होने की वजह से जिंदा पुलिस वाले जला दिए गए थे, जिसके कारण ये आंदोलन खत्म हो गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। खिलाफत आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी, हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है आपका। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू किया था? कब शुरू किया था भाई? 1930 में। सबको पता है ये बात। दांडी यात्रा थी आपकी, साबरमती से दांडी तक जो थे वो गांधी जी चले थे। नमक
कानून के लिए, नमक पर भी टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने, इसके खिलाफ वो लड़े। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था आपका ये, 12 मार्च 1930 से, और आपका अप्रैल तक ये चला था, सेम 1930 तक। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। साइमन कमीशन के विरोध, 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें साइमन कमीशन की बैठक बनाई गई थी कि इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वो जो भारतीय थे उसके खिलाफ थे। साइमन कमीशन के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह ब्रिटिश सरकार पर भारतीयों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था कि भाई हमारी बात मानो नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन में बैठक में अपने ही जो इंसान थे, अपने ही लोग थे, वो बिठा रखे थे। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में नमक सत्याग्रह भी शुरू करा कि भाई नमक के ऊपर टैक्स कम करो या टैक्स हटाओ। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, मैंने अभी आपको बताया। इसमें गांधी जी के साथ 78 प्रतिनिधि शामिल हुए। 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी पहुंचा और ये आंदोलन वहां पर जाकर शांत हुआ, और 7 अप्रैल 1934 को ये रद्द कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। यानी कि 4 साल तक ये आंदोलन चला। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इससे जितने भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से ही है। निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? आप भी आंसर करिए, कमेंट में आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, तो किसने निभाई थी? चित्तरंजन दास जी ने। किसने निभाई थी? चित्तरंजन दास जी ने नेहरू जी के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। इसके बारे में भी और पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी और देख लेते हैं। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। दल के 2 महत्वपूर्ण नेता थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिनमें CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू कौन थे? इसके सचिव थे। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। दल की स्थापना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी। स्वराज पार्टी ने भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश राज से अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करी थी। दल का कार्यक्रम सरकार को बाधित करना था, ठीक है, ताकि सरकार उनकी बातों को माने। 1923 में बंगाल विधान परिषद के चुनावों के दौरान स्वराज पार्टी ने सबसे अधिक वोटों से यह जीती। ठीक है, कब जीती थी? 1923 में जब इलेक्शन हुए तो ये सबसे ज्यादा वोट स्वराज पार्टी को मिले, बहुमत से ये जीती। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह से हमेशा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1857 का हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इसको 1857 के विद्रोह को बहुत डीपली आप पढ़ के जाना। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान देखो सब जुड़े थे। बेगम हजरत महल, किसकी बात कर रहा है ये? बेगम हजरत महल कहाँ से जुड़ी? वो जैसे अलग अलग शहर थे, अलग अलग शहरों से जुड़े थे। दिल्ली से बहादुर शाह जुड़े, ठीक है, तो लखनऊ से जुड़ी थी हमारी बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर होगा कि बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? कहाँ से जुड़ी थी वो? लखनऊ से जुड़ी थी। और देख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये रहा आपके सामने कि 1857 के विद्रोह में कौन कहाँ से जुड़ा था। इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में रिवीजन में दिक्कत ना हो। बाकी मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट चीजें आपको। उड़ीसा से जुड़े थे आपके सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ये आपके उड़ीसा से जुड़े थे 1857 के विद्रोह में। दिल्ली से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, दिल्ली से कौन जुड़ा था? बहादुर शाह दित्ते। ठीक है, जनरल बख्त खान और बहादुर शाह दित्ते, ये क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम से आपके फिर बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर अहमदुल्ला,
ये आपके जुड़े थे लखनऊ से, ये भी आपका क्वेश्चन अभी देखा है आपने और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपका। फरुखाबाद से तुफजल हसन खान, कानपुर से, वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाना साहिब कहाँ से जुड़े थे? कानपुर से जुड़े थे। राव साहिब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान आपका कानपुर से साथ में जुड़े थे। राजस्थान से थे जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। बिहार से थे आपके कुंवर सिंह, अमर सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी से कौन जुड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई। तो ये आपके कुछ चीजें थी जो बतानी जरूरी थी, तो ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? यूनेस्को की एक लिस्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश से कौन सा शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं सिर्फ, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन को थोड़ा समझना भी, ठीक है। विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ताजमहल तो है, ठीक है, उसने नहीं में पूछा हुआ है, तो नहीं वाले क्वेश्चन को पहले अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं। ठीक है, ताजमहल है, आगरा का किला भी है, फतेहपुर सीकरी भी है, बड़ा इमाम बाड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये शामिल नहीं है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए, ताजमहल आगरा का प्रतिष्ठित स्मारक है जो अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। आगरा किला आगरा का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किला है। फतेहपुर सीकरी पूर्व मुगल राजधानी अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फतेहपुर तो चौथा आपका वो था, तो मैंने आपको वो बता दिया। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? बाड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा इसमें शामिल नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैलेस ऑन व्हील्स किसकी बात कर रहा है? पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य द्वारा संचालित रेल पैटर्न है? ठीक है, एक स्पेशल रेल चलाई गई, कहाँ के लिए? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, राजस्थान। इसका आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स नाम की पैटर्न रेल चलाई गई, क्योंकि राजस्थान की खूबसूरती में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, आपको पता है लोग घूमने जाते हैं, वेडिंग शूट्स के लिए जाते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ये रेल चलाई गई। आगे देख लेते हैं अनुसूची से क्वेश्चन। देखो, हर एक पेपर में मैं आपको शेड्यूल से क्वेश्चन करा रही हूँ, तो अनुसूचियां बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कराई है, सेकंड क्लास में भी कराई है। तो ऐसे जो शेड्यूल है, आर्टिकल्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज, किसकी बात कर रहा है ये? पंचायती राज प्रणाली, पिछली क्लास में भी क्वेश्चन था, कामकाज से संबंधित है कि पंचायत कौन सी अनुसूची में आता है? तो 11वीं अनुसूची, इसका आंसर होगा थर्ड वन। 11वीं अनुसूची में पंचायत काम करती है। और देख लेते हैं, देखो, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा 25 साल, लेकिन वो गलत होगा। आपने आंसर लगाना है 21 वर्ष। ज्यादातर बच्चे 25 साल लगा देते हैं, 21 साल इसमें एक मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। कितना? 21 ईयर। ठीक है, बाकी और पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 243 के तहत अधिशरण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी और आचरण पंचायतों के सभी चुनाव को एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगे। ठीक है, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होगा, और ये राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये इतना नहीं है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। पंचायत से क्वेश्चन 11वीं अनुसूची। आर्टिकल आपका आ सकता है, क्या क्या काम करती है, कितने भागों में बटी हुई होती है, नगर पालिका, ब्लॉक समिति, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा। ग्राम पंचायत जो होती है, इसकी आधारशिला होती है, इनका हेड होता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे भोजन में स्टार्च, साइंस से क्वेश्चन है आपका, हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा डैश के रूप में होता है। तो भाई बताओ किसके रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में। किसके रूप में? प्रोटीन के रूप में। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, देखिए, प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है
विटामिन के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। विटामिन की खोज किसने करी थी? फंक ने करी थी। कौन से विटामिन जल में घुलते हैं, कौन से वसा में घुलते हैं? तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा से ही बनते आए हैं। तो विटामिन की खोज मैंने आपको बताया फंक ने करी थी। कौन से वसा में घुलेंगे, ठीक है, और कौन से जल में घुलेंगे? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट में डाल देता है। बाकी विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम पूछ लेते हैं। विटामिन ए से रतौंधी होती है, ठीक है। बेरी बेरी किससे होता है? ये थोड़ा सा पढ़ के जाना। वसा और जल का मैं बता देती हूँ। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये होता है कीड़ा। क्या बना? कीड़ा। तो जो कीड़ा होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे किसमें घुलते हैं? आपका कीड़ा वसा में। और जो बचे हुए हैं जैसे विटामिन बी और विटामिन एच, ये घुलते हैं जल में। इस कीड़े से आप याद रख सकते हो कि कीड़ा घुलता है वसा में, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रिक है तो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। एक प्रोटीन अणु शर्करा या लवण के अणुओं की तुलना में बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है प्रोटीन? आपकी बॉडी में बेसिकली एक माला की तरह होता है। जैसे एक माला होती है ना, वैसा होता है। ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसमें कितने माला के मोती होते हैं? एक तरीके से 20। कितने होते हैं? 20। लगभग 20 विभिन्न अमीनो अम्ल होते हैं इसमें। समान कार्यों के लिए प्रोटीन में समान अमीनो अम्ल संरचना और अनुक्रम होते हैं। वसा की बात कर लेते हैं। फैट, फैट भी जरूरी है एनर्जी के लिए। वसा और तेल, ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। आहार में ऊर्जा स्रोतों के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में स्टेपस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपकी कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। इसके बारे में भी और देख लेते हैं। देखिए, कर्णपाली, ये प्रकार दे रखे हैं कान की हड्डियों के। कर्णपाली, कर्णपाली अपने विशेष पेचदार आकार के साथ कान का एकमात्र दृश्य भाग है। ये जो ऊपर का दृश्य होता है ये कर्णपाली कहलाता है। ये ध्वनि को आगे भेजने का काम करता है, यानी कि पास ऑन करता है, ठीक है। और कर्णावत का काम क्या है? कान में वाइब्रेशन पहुंचाना। एक एनविल का काम क्या है? मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, हैमर, एनविल और सिट्रप्स, ठीक है। इग्नस भी कहा जाता है। एक छोटी हड्डी हैमर में, स्टिप्रस में कंपन पहुंचाती है। इनका बेसिकली काम है कि बाहर की आवाज को कंपन के द्वारा, वाइब्रेशन को हटा के सीधा अंदर पहुंचाना। तो ये कान की हड्डियों के काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रबी की फसलें। देखो, रबी और खरीफ से हमेशा आपका क्वेश्चन आता है। रबी की फसलें डैश में बोई जाती हैं। किस में बोई जाती हैं? अप्रैल और मई में, अक्टूबर और नवंबर में। जवाब दीजिए इसका सब बच्चे। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। देखो, अक्टूबर से नवंबर में कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर में ये बोई जाती हैं रबी की फसलें। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, रबी की फसलें कृषि फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? कृषि। रबी से और खरीफ से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो दक्षिण एशिया में अक्टूबर और नवंबर के दौरान सर्दियों में बोई जाती है और कटती कब है? यानी कि इनकी जो कटाई होती है वो कब होती है? अप्रैल और मई में। तो गेहूं कटते हैं हमारे यहाँ, तो गेहूं किसकी फसल होगी? रबी की फसल होगी। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्पल दे देगा कि बताओ रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं वो रबी की फसलें होती हैं और इनकी कटाई का टाइम होता है अप्रैल टू मई, है ना। मई अप्रैल में ये कटती हैं, से वसंत में काटी जाती हैं। यह शब्द वसंत के लिए अरबी शब्द से लिया गया है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीपों में किया जाता है। सर्दियों की फसलों के रूप में जाना जाता है। बेसिकली क्वेश्चन आपका है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि प्रमुख रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि, ठीक है। जिन राज्यों में, कौन कौन से राज्यों में होती है? हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब। ये देखो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें बोई जाती हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं खरीफ की फसलों के बारे में क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाएंगी?
जून और जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में ये काटी जाती हैं। कब बोई जाती हैं? जून और जुलाई में, और सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। कौन कौन सी फसलें हैं? चावल, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। धान जिसे बोलते हैं, ज्वार, कपास, मक्का, खरीफ की फसलें होती हैं। देखिए कुछ फसलें आपकी कटाई पर मौसम मनाए जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका भारत के किस राज्य में, जैसे केरल है, केरल में ओणम मनाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। पहली फसल की कटाई पर ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कपास, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है कपास। कपास किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। गर्मी के मौसम में जायद की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें आता है आपका चावल, मक्का, इस वक्त हम लोग बो रहे हैं ना, चावल बो चुके हैं, मूंगफली, सब्जियां आदि इसमें शामिल है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? मैंने अभी आपको बताया खरीफ और रबी की फसल के बारे में। चना नहीं है, कपास। कपास हमने पढ़ा है। कपास के बारे में और बता देती हूँ। कपास जो है वो काली मिट्टी में सबसे बढ़िया होता है। काली मिट्टी या रेगुलर सॉइल भी बोल देते हैं इसको। ये हमारा गुजरात के आसपास, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। आंध्र प्रदेश है, इसमें आपका कॉटन सबसे अच्छा ग्रो करता है। तंबाकू की खेती के लिए भी काली मिट्टी ही अच्छी होती है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। कपास खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। इसमें परिपक्व होने में, यानी इसको मिच्योर होने में 8 महीने की आवश्यकता होती है। 8 महीने में ये बन के तैयार हो जाता है कॉटन, ठीक है। कपास पानी वाली फसल है। ऐसे रुई के ऐसे पौधे होते हैं, उन पे छोटे छोटे रुई के गोले से निकल आते हैं, फिर उनकी छटाई वगैरह करी जाती है फैक्ट्री वगैरह में बेचकर, ठीक है। और इसमें सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। यह देश के प्रमुख हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बस। लेकिन अगर आपको एक ही छांटना आए तो आप गुजरात लगाओगे। गुजरात में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में होती है। मार्च से मई तक सिंचित फसल की कटाई की जाती है। मानसून शुरू होने के साथ जून जुलाई में बारिश होने के साथ ये बोई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आपके हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हो गए, पॉलिटी के भी हो गए हैं, आपके ज्योग्राफी के भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ आप चुके हो, अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित का मतलब क्या होता है भाई? जो मैच नहीं करता और नहीं मैच कर रहा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश शिलोंग, आंध्र प्रदेश अमरावती। बेसिकली ये आपने ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, ये कैपिटल पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। यहाँ से आपने करना क्या है कि आपने जितने भी मेन मेन स्टेट है उनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कर्नाटक की बेंगलोर हो गई ना, पश्चिम बंगाल की आपकी कलकत्ता हो गई, चंडीगढ़ किसकी है? पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैप जरूर देख के जाना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। इसमें सुमेलित नहीं है हिमाचल प्रदेश, शिलोंग नहीं है। शिलोंग है आपका नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। शिमला है इसकी। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं, सर्दियों की अलग है और गर्मियों की अलग है। ग्रीष्म है ये, गर्मियों की राजधानी है आपकी शिमला और सर्दियों की राजधानी है आपकी धर्मशाला। तो ये सुमेलित नहीं था। बाकी और देख लेते हैं इसके बारे में। देख लीजिए, वही बात बता रही थी मैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन है आपकी। ग्रीष्मकालीन, धर्मशाला शीतकालीन। आंध्र प्रदेश की अमरावती है इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप की, अंडमान निकोबार की, यहाँ की भी आपने करके जानी है। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है आपकी, लक्षद्वीप, इन सब की आपकी करके जानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। 38वां यानी कि 38वां समानांतर को विभाजित करता है। देखो, 2 देश को डिवाइड करने के लिए रेखाएं खींची गई हैं, उसमें से आपकी 38 पूछ रखी है। 38 किसको डिवाइड करती है? तो 38 आपकी भारत पाकिस्तान को नहीं, नेपाल, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 41 करती है आपकी वियतनाम और किपुचिया। आगे भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखो,
रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किसको काटती है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को के बीच एक सीमांकन है, एक रेखा है। मैकमोहन रेखा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी पेपर में पूछी जाती है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। डुरंट रेखा वेरी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, कौन सी? हिडनबर्ग रेखा। 17वें सीमांतर में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। और 49वें सीमांतर में अमेरिका और कनाडा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस पीपीटी को भी, इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम बात कर ही रहे थे किसकी? रेखाओं की, तो डुरंट रेखा से ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। डुरंट रेखा किसके बीच की सीमा है? ये क्वेश्चन का जवाब आप दो, मैंने अभी आपको कराया है। डुरंट रेखा किसके बीच में खींची गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? थर्ड सही। ये देखिए मैंने अभी बताया आपको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखाओं को क्या कहते हैं? डुरंट रेखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ बता रखा है कि कौन सी रेखा कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, एक बार देख लो इसको भी। बांग्लादेश, बांग्लादेश की टोटल किलोमीटर लंबाई है 4096, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल लगता है इसमें। पाकिस्तान, चीन की देखो मैकमोहन जो है आपकी भारत और तिब्बत सीमा पुलिस, और इसकी जो किलोमीटर की लंबाई है वो है 3488। पाकिस्तान के बीच में करती है रेड क्लिफ रेखा जो है 3310। नेपाल की है 1751। म्यांमार और अफगानिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कि यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपकी क्लास में हुए हैं। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे आपको नौकरी दिलाने में, आपके प्रैक्टिस सेट में। इस तरीके से बने रहिए हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए भी। न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।